13 अक्टूबर 2020 का मॉर्निंग सेशन का पेपर है ये। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक 12 अक्टूबर का एक सेशन के 13 सम्स करके रिलीज किए थे, उसको भी आगे बढ़ाऊंगा। अभी ये वाला हम लोग कर रहे हैं 13 तारीख 2020 मॉर्निंग सेशन। पहला क्वेश्चन, कुछ भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। बच्चे इसमें डायग्राम बहुत सोचते हैं कि ऐसा करूं वैसा करूं, कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज इक्वेशन उसने दी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। क्वेश्चन बोलता है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन्स y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड द y एक्सिस। इन दैट सिनेरियो कुछ भी नहीं सोचना है गाइस। वन वेरी सिंपल लॉजिक, y एक्सिस बोला है। जब वो बोलता है एरिया निकालने के लिए y एक्सिस, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x dy। अगर वो बोले x एक्सिस तो इंटीग्रेशन y dx। देन ये एरिया निकल जाएगा फटाक से। इस क्वेश्चन का x कितना है, तो इक्वेशन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y लिखा है उसने। तो अगर आप x की बात करोगे तो रूट लेगा, इट विल बी 2 रूट y dy। ये जो एक्स स्क्वायर था यहां से मैंने ये निकाल लिया x का वैल्यू। लिमिट्स तो दी है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, दैट इज 2 इंटू रूट y का मतलब होता है y रेस टू हाफ। इंटीग्रेशन करोगे तो y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 मतलब इंटू 2/3। ये डाल दिया और इतने मैटर को अपने लिमिट्स में डाल दिया 2 से लेके 4। डायग्राम वायग्राम बनाने की ट्राई करोगे तो उल्टा टाइम ज्यादा जाएगा। 4/3 ये हो गया, 4 डाला, 4 रेस टू 3/2 कैलकुलेट करो 8 आएगा। 2 डालो, 2 रेस टू 3/2 करो 2 रूट 2 आएगा। तो यू कैन सी द आंसर विल बी 4/3, 8 माइनस 2 रूट 2। ये आंसर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन 1 पहला। ये जो मैंने कॉपी किया है पेपर में से, किसी बच्चे को लगेगा यार यहां तो 3 पे ग्रीन कलर हो रहा है, पर सर का आंसर तो 1 आ रहा है। बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या आंसर दे रहे हैं, आई डोंट केयर। जो राइट है वो राइट है। आई टेल यू कि इसका आंसर 8/3 कब आएगा। पहली बात, बच्चे को मालूम है कि पैराबोला कौन सा वाला है। हाँ, अब ये डायग्राम मैं बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं बच्चों को प्रूव कर रहा हूं कि 8/3 इंटू 8 माइनस 2 रूट 2 आंसर कब आता। लेकिन आंसर यही है जो ऊपर आपने देखा। ये आंसर तब आता बेटा, पहली बात ये पैराबोला ऐसा वाला है, पहली बात तो वो समझ के चलो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो पैराबोला ये वाला है। उसमें जो y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 है वो लाइन ये वाली है। तो उसने y इक्वल टू 2 भी बोला, y इक्वल टू 4 भी बोला, एंड लेट अस नॉट फॉरगेट उसने y एक्सिस भी बोला। यानी उसको आधा ही चाहिए, नहीं तो अगर पूरा ले लेता ना मैं, तो वो कभी नहीं बोल पाता कि बाउंडेड बाय y एक्सिस। अगर मैं पूरा लेता हूं मतलब लेफ्ट और राइट दोनों, तो ये आंसर का डबल हो जाएगा, तो 8/3 आएगा। उसने मुझे y इक्वल टू 2 बोला, y इक्वल टू 4 बोला एंड y एक्सिस बोला, तो y एक्सिस को इसे बाउंड तो करना पड़ेगा।
दैट इज वाई इसका राइट आंसर यही है 4/3 8 माइनस 2√2। ऐसा भी है बेटा, ये जो 3 मार्क किया हुआ है वो राइट आंसर है ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। जिस बच्चे के पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस कॉपी किए हैं उसने ऑप्शन 3 मार्क किया था, इसीलिए 3 पे ग्रीन कलर है। तो ग्रीन रेड वो सोचो ही मत कि वो राइट आंसर है, नहीं। ग्रीन का मतलब है ये वाला आंसर उस बच्चे ने मार्क किया था। और अभी अभी हमें पता चला है कि राइट आंसर 1 है, ऑप्शन 1। लेट्स गो अहेड। ये इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको क्या बोलने का? इफ द वेक्टर्स ए बार इज दिस, बी बार इज दिस, सी बार इज दिस आर कोप्लेनर, द वैल्यू ऑफ पी इज, जब वो वैल्यू ऑफ पी निकाल रहा है का मतलब है वो डिटर्मिनेंट को 0 बोलेगा। कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर है मतलब बॉक्स प्रोडक्ट इज 0। इस बॉक्स प्रोडक्ट में वो डालेगा 1 -2 1। ये देखो पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स, दूसरे वेक्टर में दूसरे रो में डालेगा 2 -5 एंड p, दैट इज दूसरे वाले के कोएफिशिएंट्स। तीसरे वाले में डालेगा 5 -9 एंड 4। अब इसको सॉल्व करेगा, जब वो इसको आगे सॉल्व कर रहा है तो बोलेगा इट इज 1 इंटू -20 प्लस 9p। आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें बेसिक डिटर्मिनेंट कैलकुलेशंस तो आती है। प्लस 2 इंटू 8 -5p प्लस 1 इंटू, लेट्स राइट ओवर हियर, -18 प्लस 25, और ये पूरा बोलेगा वो इक्वल टू 0, क्योंकि एक्चुअली तुम बॉक्स प्रोडक्ट को 0 बोल रहे हो, इसीलिए। करो ब्रैकेट ओपन, थोड़ा डायरेक्ट करने की आदत डालो। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे p वालों में 1 इंटू प्लस 9p इज 9p, काय को मेहनत करूं, वो तो अंडरस्टूड है, बच्चे को लेना ही है। अच्छा, प्लस 2 इंटू -5p इज -10p, तो 9p माइनस 10p इज -p। बस यहां पे उतना ही आ रहा है, तो आई विल टेक -p। गोइंग फर्दर, कॉन्स्टेंट्स पहले वाले ब्रैकेट से आया -20, दूसरा ब्रैकेट खोलो 16 आ रहा है, -20 प्लस 16 इज -4, -4 और -18, इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। जस्ट एक बार चेक करो, मुझे तो नहीं लगता कोई मिस्टेक है। अगर आपको दिखे कोई मिस्टेक तो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे डालो, मुझे नहीं लगता कोई मिस्टेक है। प्लस 9p, आई होप मैंने कैलकुलेशन सब परफेक्ट रखी हैं, होपफुली। अगर मिस्टेक हुई है तो मैं अपने आप को करेक्ट करने को तैयार हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं उसमें। कहीं वैल्यूज गलत डाली हैं या कुछ, आई डोंट थिंक सो अभी के लिए। जस्ट आई एम क्रॉस वेरीफाइंग, मुझे आदत है, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मैं 100% करेक्ट हूँ। अगर मेरा आंसर ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा है तो मैं मेहनत करूँगा, आई विल। +1 इंटू -18 प्लस 25, सब राइट लग रहा है मुझे तो। दिस इज -20 प्लस 16 इज -4, -4 -18, ये वाला ब्रैकेट नहीं, -18 नहीं, ये है -18 प्लस 25, तो -18 प्लस 25 आया 7 गाइस, 7। तो दिस इज माइनस, ये -4 आया था, ये +7 आया, -4 प्लस 7 इज +3। ये लो p का वैल्यू 3 आया, करेक्ट है। आई डोंट थिंक मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो गया था, बट दैट्स फाइन।
वैल्यू आया 3। दिस इंटीग्रेशन वी हैव टू डू नाउ। अब अगर ये इंटीग्रेशन को हम लोग ने देखा तो ज्यादातर पूरा एक्स स्क्वायर में दबा हुआ है। एक काम करो, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन, बहुत कॉमन सॉल्यूशन है इसका, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, हाँ डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर dx। ये जो कॉमन एक्स स्क्वायर आया वो कैंसिल, नाउ मैनेज, ये बना तुम्हारा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन, ये जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, अब इसे मैनेज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर जो है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर वो डेरिवेटिव है x माइनस 1 बाय एक्स का, तो अपन डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर। हाँ पहले सोचो कि दिस इज x माइनस 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर। अब इसके अंदर की कैलकुलेशन सोचो तो एक -2 आएगा, मुझे वो कॉम्पनसेट करना है, +2 लिख दिया, और सम में जो खुद का +1 लिखा है वो भी, तो अगर वो वाला +1 भी लिख दिया तो ये बन गया +3, +1 लिखा तो ओवरऑल होगा +3 dx हो गया। x प्लस 1 बाय एक्स को t मान लो, अगर x माइनस 1 बाय एक्स को, अगर आपने x माइनस 1 बाय एक्स को t माना तो ये जो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx आ रहा है यही तो dt बनेगा। देख लो डेरिवेटिव करके, परफेक्ट यही dt बनेगा, और ये इंटीग्रेशन आएगा dt अपॉन, दिस विल बिकम लाइक dt अपॉन t स्क्वायर +3, +3 मतलब √3 का स्क्वायर, ये अपना वो tan इनवर्स का खेल अभी समझ ही गया होगा, 1 अपॉन a आता है, दैट इज 1 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ t अपॉन √3, और t बैक सब्सटीट्यूट कर लो, तो तुमने तो x माइनस 1 बाय एक्स को t डाला था, तो ये बन गया x माइनस 1 बाय एक्स अपॉन √3 प्लस c। ठीक है यार, वो तो इंटीग्रेशन में आता ही है। विद दैट रिस्पेक्ट आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखो, अगर कोई भी मिस्टेक किसी भी बच्चे को मिले तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकता है। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो आंसर आया बहुत संभल के लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि उसने बाउंडेड बाय वाई एक्सिस भी बोला था। अगर उसने बाउंडेड बाय वाई एक्सिस नहीं बोला होता तो मेरा आंसर 8/3 8 माइनस 2√2 ही आता। If anybody has a different view, they can give me a personal WhatsApp for this. Let's go for question 4. ये हुए आपके 3। ये देखो क्वेश्चन 4 बोलता है एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस दिस एंड दैट इज, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस दिस एंड दैट इज, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। 2 लाइन दिया उसने, ये पहला ये दूसरा। पहले वाले की स्लोप कितनी है, इनफैक्ट पहले वाले की स्लोप आएगी -a/b, करके देखो, -a/b करके देखो, तुमको tan थीटा आएगा।
माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा। इसकी स्लोप निकाल के देखो, tan अल्फा आएगा। नाउ दोनों के बीच का आपको एंगल चाहिए, दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या था, तो याद करो tan इनवर्स ऑफ, ऐसा था ना, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये बोलेगा tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2। अभी आपको किसको m1 लेना है, किसको m2 लेना है, तुम्हारी मर्जी है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan अल्फा। कोई बच्चा भी बोल देगा यार कि ब्रैकेट में तो tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा आ रहा है, बाहर tan इनवर्स बैठा है, कैंसल होना ही है थीटा माइनस अल्फा। सिंस मैंने tan थीटा माइनस tan अल्फा लिखा, कोई और बच्चा चाहे तो tan अल्फा माइनस tan थीटा लिख सकता है, इसीलिए उसने मॉड डाला है। देखो ये आंसर में, तो इसका आंसर थीटा माइनस अल्फा आएगा अंडर मॉड, क्योंकि डिसीजन अपना है कि m1 कौन है और m2 कौन है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, दिस इज योर डेरिवेटिव का क्वेश्चन एंड ट्राई टू बी केयरफुल। उसने d2x बाई डी वाई स्क्वायर मांगा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं यार। इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, फर्स्ट ऑर्डर dx बाई डी वाई, मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू y करो, x मत करो। अगर विद रिस्पेक्ट टू y करोगे ना, इनफैक्ट ऐसे नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x dx बाई डी वाई प्लस विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो 2y इज इक्वल टू 0। याद रखना मैंने इसका डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि उसको आंसर विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए। यहां से dx बाई डी वाई निकालोगे, क्लियरली विजिबल है माइनस वाई अपॉन एक्स आ रहा है, ये उधर ये नीचे वो करते करते माइनस वाई अपॉन एक्स आ रहा है। इसी का निकाल लो सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेम, तो ये कहलाएगा d2x बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वो जो माइनस था ना उसको ब्रैकेट के बाहर ही रखो, उसे u बाई वी में इन्वॉल्व मत करो। नीचे x का स्क्वायर, ऊपर x, y का डेरिवेटिव 1, याद रखना y का डेरिवेटिव नॉट dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब y इंटू एक्स का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव तुम्हारा dx बाई डी वाई, x का डेरिवेटिव तुम्हारा dx बाई डी वाई। नाउ बाहर का माइनस एडजस्ट करना है तो कर लो, दैट्स द मैक्सिमम यू कैन डू। ये कहलाएगा d2x बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो d2x बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट x, ये प्लस हो जाएगा। सोचो मैं dx बाई डी वाई का वैल्यू उठा के डाल रहा हूं, और dx बाई डी वाई के वैल्यू में जो माइनस आया वो उसने बीच में इसको प्लस कर दिया, और ये बना y इंटू वाई बाई एक्स, डिवाइड में एक्स स्क्वायर है ही। जरा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्राई करो, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया ये तुम्हें मिलेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, वो अपॉन का जो x है वो भी नीचे आएगा और बन जाएगा एक्स क्यूब।
ये बन जाएगा एक्स क्यूब। और गिवन डेटा ने तो बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। चेक करो गिवन डेटा, उसने बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो 1 डाल दो, तो ये कहलाएगा -1 अपॉन एक्स क्यूब, लाइक दिस। -1 अपॉन एक्स क्यूब, यस, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तुम्हें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आना मांगता है बस। क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था पासिंग थ्रू पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, दोनों लाइन के, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता था, पासिंग थ्रू पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन डॉट प्रोडक्ट विद पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वही क्रॉस प्रोडक्ट। एक सिंपल फटाफट में जॉब क्या करूंगा, इसके पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस निकाल लूंगा। पहले पहचानो तो सही कि इसमें पासिंग थ्रू पॉइंट्स कौन है और पैरेलल वेक्टर्स कौन है। फ्रैंकली पहचानने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसानी से पहचाना जा सकता है। ये जो P के साथ आता है वो पैरेलल वेक्टर, यहां T के साथ, पहले वेक्टर में T के साथ आने वाला, पहले वेक्टर में T के साथ आने वाला पैरेलल वेक्टर, दूसरे वाले में P के साथ आने वाला पैरेलल वेक्टर। तो जरा पहले वाले में ब्रैकेट खोल के सोचो T के साथ कौन कौन आएगा। अगर आप पहले वाले में सोच सकते हो कि T के साथ कौन कौन आएगा, माइनस आई कैप, मतलब ये आएगा -1, याद रखना T के साथ। इसमें T पॉजिटिव में है, टी जे कैप मतलब +1, और लास्ट वाले में -2 के टी मतलब -2। अगर इसका पासिंग थ्रू पॉइंट समझने की ट्राई करोगे कि इसका पासिंग थ्रू पॉइंट कौन आएगा, तो गाइस इसका पासिंग थ्रू पॉइंट आएगा जो T के साथ नहीं है, तो 1 आई कैप मतलब 1, कॉमा -2 जे कैप मतलब -2, कॉमा 3 के कैप मतलब 3। नीचे की तरफ A2 के तरफ बात करोगे तो A2 मतलब दूसरे वाले का पासिंग थ्रू, मतलब जो P के साथ नहीं है, ब्रैकेट खोल के देखो 1 2, इनफैक्ट 2 नहीं -1, 2 नहीं -1, जो P के साथ नहीं है, करेक्ट, -1, वापस 1, और जो P के साथ है वो पैरेलल वेक्टर्स 1, P नहीं लेना है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स 2, वापस 2। तो ये जो तुम्हारे पैरेलल वेक्टर्स है इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। मैं CP लिख रहा हूं शॉर्टकट में। क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, पहले वाले लाइन में आएगा आई कैप जे कैप के कैप, पहली लाइन में आएगा आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी लाइन में आएगा -1 +1 -2, और तीसरी लाइन में आएगा 1 2 2, 1 2 2। जरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो।
आई कैप के साथ आ रहा है 2 + 4 6 माइनस जे कैप इंटू -2 + 2 0। कमाल है, ये बचा लिया कैलकुलेशन। प्लस के कैप इंटू -2 -1 म्हणजे -3 और इसका जो A1 - A2 है वो तो सबको समझेगा कैसे निकालोगे, तो वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। A1 - A2 करोगे ना, आई कैप वाला तो आ ही नहीं रहा है, 0 आई कैप आ रहा है। जे कैप वाला -2 माइनस ऑफ -1 + 1 तो -1 जे कैप, 3 - 1 + 2 के कैप। इसके साथ आएगा डॉट प्रोडक्ट, वो जो नीचे पैरेलल लिखा ना तुमने, वो 6 आई कैप -0 जे कैप -3 के कैप। और इस पूरे के डिवीजन में आ जाएगा रूट ऑफ वो जो तुमने क्रॉस निकाला था उसका मैग्नीट्यूड। तो रूट ऑफ 6 का स्क्वायर आया 36 प्लस 0 का तो कुछ नहीं, ये आएगा 9, मतलब रूट ऑफ 45। 45 को लिख सकता हूं मैं 9 5 9 बाहर आएगा, ऑब्वियसली √5 बचेगा। उस हिसाब से तो यही ऑप्शन आने का चांस लग रहा है, नो डाउट। 0 इंटू ऊपर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, 0 इंटू 6 इज 0 -1 इंटू 0 इज 0, कुछ मिल ही नहीं रहा यारा। +6 इंटू -3 इज -6 +2 इंटू -3 इज -6 डिवाइड बाय √45 जो आया वो अभी अभी अपन ने डिसाइड किया 3√5। नो नीड टू गो अहेड, ऑप्शन सी आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। तीसरा 7th क्वेश्चन, सॉरी 7th वन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, सबसे पहले तो बच्चों को यह याद होना चाहिए नॉर्मल की स्लोप कितनी होती है। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये क्यों याद होना चाहिए, तो जरा 4 ऑप्शन देखो, चारों की स्लोप अलग अलग है। ये जो पहला ऑप्शन है इसकी स्लोप है -1/√2, इसकी स्लोप है -√2, इसकी स्लोप है सॉरी पहले वाले की -1/√2, दूसरे वाले की -2√2, तीसरे वाले की -√2 और चौथे वाले की -1/2√2। चारों की स्लोप अलग अलग है यार। पूरी नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का टाइम पास क्यों करते हो, सिर्फ नॉर्मल की स्लोप निकालो, जिसके साथ मैच खा जाए वो मेरा आंसर। तो क्या होती है, इट इज -1/tan की स्लोप। टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy/dx। तो ये बोलेगा -1/dy/dx, दैट इज -1 सम दिखने में ही मालूम पड़ता है, पैरामेट्रिक है। dy/dx मतलब dy/d(θ)/dx/d(θ)। इसका जब dy/d(θ) निकालोगे तो वो आएगा 8 tan थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विच इज sec² थीटा अपॉन, तो अपॉन को ऊपर डाल दो ना यारा, dx/d(θ) आएगा 4 sec थीटा tan थीटा। अपना तो हिसाब किताब सिंपल, जिसके साथ स्लोप मैच खा गई वो मेरा आंसर। यहां देखूंगा तो एक सेक थीटा कट गया, tan थीटा पूरा ही कट गया, -4/8 हाफ हो गया,
नीचे की तरफ सेक थीटा बचा, और थीटा देखो 45 दिया है π/4, तो ये यहां पे तुमने लिख दिया सेक π/4। बच्चे को भी मालूम है यारा √2 होता है वो, यानी -½ भी उसमें मिला दोगे तो स्लोप आ रही है -1/2√2। खत्म। ये स्लोप तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन की है, वही आंसर हो सकता है। मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालूं काय को जब मेरा स्लोप चारों ऑप्शन का अलग अलग है। लेट्स गो फॉर 8th क्वेश्चन, देखते हैं 8वें में क्या बोलता है। फॉग इनवर्स, क्या बात है। बिलीव मी गाइस, आपको भले आता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फॉग का कुछ आइडिया ही नहीं है क्या होता है, और फॉग में भी इनवर्स। चल मजे लेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे फॉग क्या है, व्हाट इज फॉग। इनवर्स निकालना तो दूर की बात है, पहले फॉग क्या है। फॉग का मतलब होता है एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। फॉग का मतलब ये होता है एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, दैट इज एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स विच इज x³ + 5। ऊपर क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों दिख रहा है, सो नो नीड, आई डोंट नीड टू टीच दैट टू एनीबडी। अब वो f में x³ + 5 को इनपुट डाल रहा है, तुम भी डाल दो। f कौन है, 2x-3, ये बन जाएगा 2 इंटू x के जगह पे x³ + 5 और फिर -3। तो ये मैं ब्रैकेट ओपनिंग करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2x³ + 10 10 +10 -3, मतलब अपने को मिला 2x³ + 7। तो अपने को मिल गया 2x³ + 7। अब मुझे इसमें से इनवर्स फंक्शन निकालना है। इनमें से इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये जो भी आंसर आया फॉग ऑफ एक्स का, उसको थोड़ी देर के लिए y बोल दो और फिर x को अकेला करने का ट्राई करो। अगर अब x को अकेला करने का ट्राई करोगे तुम्हें मिलेगा y-7 इज इक्वल टू 2x³। 2 को डिवाइड मारो, ये देखो नीचे आ गया x³, और अब यहां से क्यूब हटा दो, x बोलेगा दिस होल थिंग रेज टू 1/3। जब वहां से क्यूब हटता है ना तो यहां क्यूब रूट लगता है, और ब्रैकेट में आ गया y-7 डिवाइड बाय 2। बेटा डोंट टेक इट एज वेरिएबल्स, टेक इट एज अ इक्वेशन। y- समथिंग बाय 2 द होल रेज टू 1/3 सिर्फ ये वाले ऑप्शन को मैच खा रहा है, मतलब श्योर है कि इसका ऑप्शन यही वाला आएगा, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हु अंडरगो सर्टन ऑपरेशन will survive is 0.2 if 5 patients undergo similar operations। बेटा कोई इतना डेटा पढ़ लेना वो वैसे ही खड़े खड़े बोल देगा बाइनोमियल का सम है ये। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग इज 0.2 का मतलब हुआ स्मॉल p का वैल्यू 0.2 है, उसमें भी 5 पेशिएंट्स अपना ऑपरेशन करवा रहे हैं, यानी n इज इक्वल टू 5, और अगर p 0.2 है तो इतना तो कोई टॉम डिक एंड हैरी कोई भी बोल देगा, स्मॉल q विल बी 0.8। नाउ उसको चाहिए एग्जैक्टली 4 शुड सर्वाइव। अगर उसे एग्जैक्टली 4 शुड सर्वाइव चाहिए मतलब उसे x इक्वल टू 4 मांगता है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, तो फॉर्मूला बोलता है इट शुड बी 5c4, है ना, इट शुड बी 5c/4 स्मॉल q रेज टू n-x होता था, याद करो, तो स्मॉल q रेज टू 5-4।
पास्कल ट्राइंगल से 5C4 उठा लो, आंसर 5 आता है। एज पर पास्कल ट्राइंगल 5C4 का आंसर 5 आता है। P⁴ बोलोगे मतलब 0.2⁴, पर मुझे यहां दिख रहा है, देखो सारे आंसर डेसिमल में दिए हैं, तो थोड़ा प्रॉपर मस्ती करेंगे। 0.2 मतलब 2/10। हाँ, अपॉन 10 रहेगा ना, कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। ⁴ इंटू Q⁴1 विच इज 8/10, जस्ट 8/10, नथिंग एल्स। मैं तो बेटा अपॉन का 10 मैनेज करूंगा। नीचे क्या क्या बना, तो एक काम करो, ये 5 और ये 10 जाने दो, 2 जा, और ये 2 और ये 8 जाने दो, 4 जा। मेरा नीचे का 10 डिस्टर्ब नहीं हुआ, 10⁴ अभी भी नीचे है। और ऊपर क्या बचा, तो 2⁴ विच इज 16 इनटू, बाहर देख एक 4 और आया 64, तो ये आ रहा है 64/10,000, मतलब ये आ गया देख 0.0064। ये क्वेश्चन देखो, बोलता है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, IF। सब बच्चों को पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी कौन सी, लीनियर वाली। लीनियर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलती थी ना, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। dy/dx प्लस py इक्वल टू q, where IF is equal to e⁻⁴ of p dx। तो यहां आपने p के स्पॉट पे किसको देखा, 1/x को, तो ये बन गया e⁻⁴ dx। अब इंटीग्रेशन 1/x होता है log x, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻log x। और बेटा e⁻log x से वापस x, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है, मतलब इसका आंसर ये वाला ऑप्शन आएगा। मुझे लग रहा है कि इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 इज अ रॉन्ग, मतलब सीईटी वालों ने गलत आंसर असाइन कर दिया। अगर वो लोग y एक्सिस के साथ एरिया पूछ रहे थे, उन्होंने डबल ले लिया, पूरा एरिया ले लिया, ऐसा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक मेरे माइंड में खटक रहा है कि मेरे को वो ग्रीन मार्किंग वाला आंसर क्यों नहीं आया, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट, मैंने जो प्रोसेस किया परफेक्ट प्रोसेस है। उल्टा टेक्निकली वी आर राइट, अगर वो रॉन्ग है तो उसकी प्रॉब्लम है, टेक्निकली वी आर राइट। चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sec² x tan y dx plus sec² y tan x dy इज, बेटा MHT CET एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन वापस मत लिखना, वो एक टाइम वेस्ट और जगह वेस्ट का चक्कर हो जाता है। जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसी में से स्टार्ट करो। रूल क्या बोलता है, फंक्शन ऑफ x शुड रिमेन विद dx एंड फंक्शन ऑफ y शुड रिमेन विद dy एंड बाकी शुड गेट डिवाइडेड। मतलब ये sec² x dx तो आएगा, tan y डिवाइड हो जाएगा, वहां sec² y dy तो आएगा, tan x डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो tan x डिवाइड होगा ना, वो इसके नीचे आएगा रे, बीच में प्लस है। और यहां जो तुम्हारा sec² y आ रहा है, उसके डिवीजन में tan y आएगा। बेसिकली मैंने क्या किया, बच्चों को समझा होगा, आई हैव डिवाइडेड द होल थिंग बाय tan x tan y। मैंने ना tan x tan y को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड मार दिया, लाइक दैट। ये स्टेज पे बंदा कर लेगा इंटीग्रेशन, और क्या करेगा यारा, बहुत सिंपल जाएगा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, tan x का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है sec² x, यानी इसका आंसर आएगा log tan x। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। प्लस ये आएगा log tan y,
इधर भी वही हालत है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो अपने को मिला log tan x प्लस log tan y। चल सी बी काय को लिखते हैं यार, जब यहां सब कुछ log में आया है तो वहां क्यों छोड़ते हो, उसको भी log c लिखो ना। और LHS बोल रहा है log प्लस log, log प्लस log मतलब log ऑफ tan x इंटू tan y। सो ये बन गया तुम्हारा log ऑफ tan x इंटू tan y इक्वल टू log c। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड मुझे मिलेगा tan x इंटू tan y इज c, ये वाला ऑप्शन 1। यू विल ऑब्जर्व इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते सीईटी में, लेकिन अगर किसी बच्चे को कुछ आता ही नहीं होगा तो सब डिफिकल्टी है। चलो हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर बच्चों को नॉलेज कम होगी ना तो बिलीव मी ये टाइम कंज्यूमिंग है। बोलता है विच ऑफ देम आर अ टॉटोलॉजी, मतलब इनमें से कौन है जिसका पूरा आंसर टी ही आएगा, टॉटोलॉजी ही आएगा। आई टेल यू व्हाट, बहुत सिंपल सा आइडिया लगाओ। ये जो लास्ट वाला है इसमें 3 अल्फाबेट्स हैं, पी क्यू आर, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं एंड है कहीं सिंगल इंप्लीकेशन है एंड ऑल दैट, तीनों अल्फाबेट अलग अलग है। अगर तीनों अल्फाबेट अलग अलग हैं तो बेटा ये कुछ भी कर ले ये तुम्हें मिक्स आंसर ही देने वाला है। तीनों अलग अलग होते हैं ना तो वो कभी ना तो टॉटोलॉजी दे सकता है ना कभी कॉन्ट्राडिक्शन दे सकता है, वो तुम्हें देगा तो कंटिंजेंसी ही। अब कोई बोलता है सर इसका चॉइस है क्या, देखते हैं। इसका जो पहला ब्रैकेट है वो है P एंड Q, उसके बाद भी एंड लगा हुआ है, उसके बाद वाले में ना डी मॉर्गन का उल्टा लगा लो, रिवर्स ऑफ डी मॉर्गन लगा लो, दोनों का नेगेशन साइन कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में फिर से P एंड Q आ गया। तो सिचुएशन ऐसी आ गई, सेम बंदा अपने ही नेगेशन के साथ एंड हो रहा है। बेटा जब सेम बंदा अपने ही नेगेशन के साथ एंड होता है तो उसका आंसर फिक्स है, कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ भी कर लो इसका आंसर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, मतलब फॉल्सी, सारे आंसर फॉल्स। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन देखो, ये भी एंड है और ये भी एंड है, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ लगवा सकता है, इसको बीच में ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ये ऐसा बोलेगा नेगेशन क्यू एंड पी एंड क्यू ना, तो वो एंड क्यू को पहले लिख लो और एंड पी को लास्ट में लिखो। जब दोनों सेम होते हैं, ये भी एंड, अंदर वाला भी एंड बाहर वाला भी एंड, तो आप ऐसा कर सकते हो। जब तुम इतने मैटर को देखोगे तो ये फॉल्स है, यानी ये फॉल्सी है, नेगेशन क्यू एंड क्यू विल बी अ फॉल्स। और वो क्या कर रहा है, फॉल्स को मल्टीप्लाई कर रहा है विद अ स्टेटमेंट। बेटा ये हमेशा फॉल्स ही आएगा। फॉल्स मतलब जीरो, एंड मतलब मल्टीप्लाई, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो हो गया ना यार, यही आ सकता है, और क्या आएगा। जब तीन लोगों ने ना बोल दिया कि हम तो टॉटोलॉजी नहीं होंगे, तो फिर जो बच गया वही टॉटोलॉजी होगा। बच्चा क्या करेगा मालूम है, ट्रुथ टेबल्स बनाना स्टार्ट करेगा। अगर वो पहले की ट्रुथ टेबल बनाएगा दूसरे की बनाएगा, बेटा 2 मिनट में काम नहीं होगा। चलो 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैसे करना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो जो नीचे लिखा है ना वो भी साइन 2x कॉस 2x ही है, वो भी साइन 2x ही है यार।
सिर्फ उसका स्क्वायर है। मैं क्या कर रहा हूं देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4। जैसे ही नीचे 4 दोगे ना, तुम्हें नीचे की शक्ल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, 2 sin x cos x द होल स्क्वायर। आगे dx तो है, dx से मेरे को कोई हर्जा नहीं है। अब जब तुम डिनोमिनेटर की बात करोगे तो वो sin 2x द होल स्क्वायर है ना, वो sin 2x द होल स्क्वायर है। तो ऊपर का sin 2x कट, तो ये बोला इट इज 4 अपॉन साइन 2x, एक sin 2x बचा। यस मानता हूं थोड़ा ओरल ही किया, पर उतना तो बेटा एक सीईटी के बच्चे की ताकत होनी चाहिए। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 कोसेक 2x। नाउ जिस बच्चों को भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स के क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, तो जिन बच्चों को पता होगा कोसेक एक्स के बेटा दो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। एक एकदम इन जनरल आंसर लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट, एक होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और दूसरा आंसर होता है लॉग ऑफ tan x बाई 2, लॉग ऑफ tan x बाई 2। मेरे को तो ये दूसरा वाला आंसर इस फील्ड के हिसाब से ज्यादा बेटर लग रहा है। कोसेक बोलता है जब मेरे अंदर एंगल x था तो tan का एंगल x बाई 2 था। अब जब तुम इसके आंसर की चिंता करोगे तो सबसे पहले तो जो 4 रखा है वो 4 को रहने दोगे। कोसेक 2x का आंसर आएगा लॉग ऑफ, लॉजिक लगाओ, अगर कोसेक x में लॉग tan x बाई 2 आएगा तो कोसेक 2x के इंटीग्रेशन में लॉग tan x आएगा। पर फिर ये फर्क भी तो आया कि यहाँ x है और यहाँ 2x है, मतलब x का कोएफिशिएंट 2 है, तो वो 2 को डिवाइड भी तो मारेगा। तो उसने क्या किया, 2 को डिवाइड मारा, ये 4 और ये 2 कैंसल गिविंग मी अ 2। तो बेटा मेरा आंसर आया 2 log tan x। नाउ जिस बच्चे को भी लॉग की प्रॉपर्टीज आती हैं वो बोलेगा कि सर ये जो बाजू में 2 लिखा है वो tan x की पावर होनी चाहिए। करेक्ट, तो ये बन जाता है log ऑफ tan स्क्वायर x। प्लस सी इज फाइन, प्लस सी अपने आप को कभी भी कैसे भी मैनेज कर सकता है। मतलब ये रहा मेरा आंसर, ये देखो। हाँ, the joint equation of pair of lines passing through the point of intersection of these lines and parallel to coordinate axis। चलो देखते हैं। पहली बात, ये वाली लाइन को किससे मैच करवाओगे, तो तुमको वो आती थी ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसी के साथ तो इसे मैच करवाओगे। चलो अब मैं इतना डिटेल में करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हें ए बी एच जी एफ सी सब आ गया। आता मला पाहिजे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है बच्चों के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ अ लाइन। आधा बैग लेके घर जाओगे ना आफत आएगी, लेके घर जाओगे ना तो आफत आएगी। हाफ बैग घर आफत, हाफ आवाज आ रही है एच एफ, बैग आवाज आ रही है बीजी, घर आवाज आ रही है जीएच, आफत आवाज आ रही है एएफ।
कोई बोलेगा सर आफत में तो टी की आवाज भी आती है। अबे ऊपर की इक्वेशन ध्यान से देखो, टी होता ही नहीं उसके पास, माइनस लगाना है, एच एफ माइनस बी जी, जी एच माइनस ए एफ, लाइक दिस। और दोनों के डिनोमिनेटर में एक ही क्वांटिटी चिपका देनी है, ए बी माइनस एच स्क्वेयर। दोनों का डिनोमिनेटर एक ही क्वांटिटी चिपकानी है, ए बी माइनस एच स्क्वेयर, like this it's going about। चलो ये मिल गया ना, उसके बाद ऑप्शंस ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। H मैं ऊपर मैच कर रहा हूं बेटा, H इज माइनस हाफ, F इज 16, Y का कोएफिशिएंट उसका आधा 16 माइनस B इज माइनस 15, उसकी वजह से ये प्लस हो गया। G इज -7/2, ये ले फिर से माइनस हो गया, तो इट इज -7/2 डिवाइड बाय, नीचे आएगा ए बी म्हणजे 2 इंटू -15 आया -30 माइनस एच स्क्वेयर, अरे हाफ का माइनस हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4 ही लिखना है, कॉमा। अब आया जी अभी अभी अपन ने सोचा था -7/2, एच वो भी सोचा हुआ है -हाफ, माइनस ए सोचा हुआ है 2, एफ वो भी है अपने पास 16 डिवाइड बाय, टाइम पास क्यों करने का, नीचे लिखा है पहली वाली में -30 -1/4, -120 -1 -121 डिवाइड बाय 4, दैट इज, मैं तो बेटा जितनी जगह है उसमें कैलकुलेशन खत्म करने की ट्राई करता हूं। अब ये वाले में देखो जो आपने न्यूमरेटर्स लिखे हैं, मैं वो बाई टू कैंसिल नहीं कर रहा, मुझे बाई टू मैनेज करने में मजा आ रहा है। -16, 15 7 is 105, -16 -105 is -121, तो ये बंदा फेंकेगा -121/2 ऊपर वाला, और नीचे वाला फेंक रहा था -121/4। अरे मस्त है, इसमें चेक करो, इसमें मुझे वो प्रिविलेज नहीं मिल रहा है दोनों में बाय 4 का, तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। पहली कैलकुलेशन है 7/4, बाद में आ रहा है -32, 7 माइनस 32 4 जा करो, 32 4 जा 64 का डबल 128, 7 माइनस 128, बेटा ये तो भी -121 ही आ रहा है, लेकिन अपॉन में इसके 4 है। एंड द ग्रेट लक ऑफ अवर्स इज नीचे भी -121/4 है, इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता था। 121 तो हर जगह से कैंसिल हो गया, माइनस भी हर जगह से कैंसिल हो गया, यहां वाले में तो 4 4 भी कैंसिल हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट 1 है, ये वाला कैलकुलेट करो 2 है। अभी देख लो यार, एक 2 है एक 1 है, तो बेसिकली तुम्हारी दो लाइन क्या बनेंगी, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। तुमको लाइंस आएंगी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, तो एक लाइन आएगी x माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन आएगी y माइनस 1 इक्वल टू 0।
ओरली चेक कर लो यार कौन मैच खा रहा है। एक्स वाई आ रहा है वो सब में है, माइनस एक्स आ रहा है मतलब जिनके पास माइनस एक्स है वो आंसर है, -2y और +2 आ रहा है ऑप्शन 3। सिंपल। अबे ये तो लॉटरी है तुम्हारे केमिस्ट्री के तरह, ये इसको डबल लाइफ बोलते हैं, डबल लाइफ। बोलता है 4 घंटे में तुम्हारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं। ऐसा सोचो अगर इनिशियली बैक्टीरिया थे एक्स, 4 घंटे में वो डबल हो गए मतलब 2x, डबल लाइफ हो गई है। तो और एक 4 घंटे में ये 2x के डबल हो जाएंगे 4x, और एक 4 घंटे में ये 4x के डबल हो जाएंगे 8x। केमिस्ट्री में कैसे तुम लोग हाफ लाइफ पढ़ते हो वैसे ही अगर ये 4 घंटे में बोल रहा है कि बैक्टीरियाज आर गेटिंग डबल्ड, तो x का 2x, 2x का 4, और ये देख 12 घंटे हो गए यार, ये 4, ये 4 और ये 4, 12 घंटे हो गए, तो ये आया 8 टाइम्स हो गए, खत्म। अगर ये वाला सम तुम्हारा 10 सेकंड में नहीं हो रहा है तो बेटा तुमने कुछ तो पढ़ने में गलती की है, पढ़ाई में बहुत कुछ फाउल है। 16 क्वेश्चन बोलता है cos x cos 7x माइनस cos 5x cos 13x। बोलता है इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शंस तो बहुत सारे दिए हैं। माय सजेशन विल बी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। जैसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करोगे ब्रैकेट पहले ही बोल देगा हाफ, और अंदर का सीन आ जाएगा 2 cos 7x cos x, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसमें फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन लगने वाला है, -2 cos 13x cos 5x। ये ऐसा गेम आएगा। फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला होपफुली आता होगा। 2 cos a cos b इज cos ऑफ a प्लस b, इसका cos ऑफ a प्लस b करोगे ना 8x आएगा, प्लस cos ऑफ a माइनस b, इसका a माइनस b करोगे 6x आएगा, cos 6x, 6x बराबर है cos 6x। फिर यहां माइनस आया, फिर यहां ब्रैकेट आया 2 cos 13x cos 5x, यानी अगेन 2 cos a cos b, ये आएगा cos ऑफ a प्लस b बोलोगे तो 18x प्लस cos, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 8x। द बेस्ट पार्ट इज ब्रैकेट ओपन करो cos 8x कैंसिल हो रहा है, ये cos 8x माइनस ऑफ प्लस, तो ये भी माइनस हो गया, cos 8x कैंसिल हो गया, तुमको ब्रैकेट में बचा cos 6x माइनस cos 18x। Now guys, this is cos minus cos, but betterment is with smaller angle first। मैं नॉर्मली बच्चों को सिखाता हूं cos माइनस cos मतलब -2 sin sin, लेकिन अगर छोटा एंगल पहले हो ना तो टेंशन नहीं लेने का, 2 sin sin ही लिखने का, तो ये आएगा 2 sin sin। अच्छा कैसा, साइन पहले दोनों एंगल ऐड करो डिवाइड बाय 2, 18x प्लस 6x डिवाइड बाय 2 करोगे 12x आएगा, इनटू साइन 18x माइनस 6x करो और डिवाइड बाय 2 करो 6x आएगा, ये वाले 2 तो कैंसिल हो गए। चलो जहां तक मुझे ऑप्शन दिख रहा है साइन 6x साइन 12x ऑप्शन है, पर उसमें पीछे 2 लगा हुआ है जबकि मेरा 2 कैंसिल हो गया, यानी ये कुछ और करवाना चाहता है। ये जो साइन 12x है ना इसको साइन 2 थीटा समझ के आगे बढ़ो, तो साइन 12x को लिखोगे 2 साइन 6x
cos 6x और साथ में तुम्हारा वो एक्स्ट्रा साइन 6x मल्टीप्लाई हो ही रहा है। चेक कर लो, ऑप्शन 1 आ गया। जब sin 6x मल्टीप्लाई हो गए 2 तो आ गया, और 2 भी पैदा हो गया। इसने सॉलिड कंफ्यूजन कहां पैदा किया, इसका एक स्टेप के बाद ये आ रहा था और ये उसने ऑप्शन में रखा था, तो बच्चे को यहां लगेगा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन मैंने बोला कि पीछे 2 भी है। एक कोशिश देना तो बनता है, अगर अपना आंसर मैच नहीं खाया तो, और कोशिश की तो आ गया। वो क्वेश्चन नंबर 1 था ना बेटा, उसमें आप कोई भी कोशिश कर लो नहीं आएगा। कोशिश करनी चाहिए, पर उसमें कोशिश करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा था उसने। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 से 1 एंड 0 अदरवाइज। उसको प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑफ एक्स लेस देन हाफ। ये जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे x लेस देन हाफ, दैट विल बी इंटीग्रेशन लेस देन में मैं 0 से नीचे जा नहीं सकता, तो लोअर लिमिट विल बी 0, अपर लिमिट 1 नहीं आएगी, उसने लेस देन हाफ बोला है तो उसको हाफ को ही यहां रखना पड़ेगा। और आगे तो अपना फंक्शन, अच्छा के निकालना बाकी है, समझा। उसने अपनी गाड़ी के जगह पे लाके अटका दी है, नो प्रॉब्लम, के भी निकल जाएगा। पहली बात, ये जो आंसर आएगा वो मेरा रिप्लाई है, अभी मैंने इतना लिख दिया है तो मैं पीछे क्यों हटूं। फिर के निकालते हैं, चल। के इंटू एक्स का इंटीग्रेशन आया मेरा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब का आया मेरा एक्स क्यूब बाय 3, और इसमें तुमने डाला 0 टू हाफ। जिसमें 0 डाला तो मेरे को प्रॉब्लम देने वाला ही नहीं है, तो इट विल बी के इंटू हाफ डालूंगा, हाफ का स्क्वायर ही 1/4 होता है, ऊपर से नीचे 2, यानी ओवरऑल आ गया 1/8 माइनस इधर हाफ डालूंगा, ये खुद 1/8 हो जाएगा, नीचे 3 है तो 1/24। एलसीएम लो रे बाबा, 24 आएगा एलसीएम, ऊपर आना चाहिए 3 माइनस 1 2 अपॉन 24 1/12, मतलब इसका आंसर आ रहा है बेटा अपना k/12। अब सारी जिम्मेदारी के ऊपर आ गई, के कितना, तो ये जो फंक्शन है इसका जो सैंपल स्पेस है वो तो 1 ही रहेगा। सैंपल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1 जो है वो 0 टू 1, मतलब लोअर मोस्ट लिमिट टू अपर मोस्ट लिमिट 0 टू 1 के इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, और वो बोलेगा कि भाई इसका आंसर 1 है, मतलब k इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। इनफैक्ट मेहनत भी क्यों करते हो यार, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखना है, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 लिखना है, और डालना तो 1 ही है ना, उसमें 0 डाल के तो वैसे भी 0 आना है, तो ये आएगा k इंटू हाफ माइनस 1/3, जो कि आएगा 1/6। हाँ, तो k/6 इक्वल टू 1, मतलब k इक्वल टू 6। डाल दो k को 6 उधर, हाफ आ रहा है। जैसे ये k का वैल्यू 6 यहां डालोगे तुम्हें हाफ आ रहा है। इतने डिफिकल्ट सम्स नहीं है मेरे हिसाब से, तो आराम से जा रहे हैं। ये वाले सम में जैसे ही लिमिट देखोगे -a टू a, तो ये बोलेगा यार ये तो इवन ऑड का सम है। तो जब वो इवन ऑड करने की बात करता है, तो जब ओरिजिनल लिमिट -a टू a है, उसको तुम 0 टू a बना सकते हो। -a टू a वाली लिमिट को आप 0 टू a बना सकते हो। उससे सिर्फ करना क्या होगा तुमको, जो तुम्हें ओरिजिनल फंक्शन दिया है वो तो तुम एज इट इज लिखोगे, एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब माइनस ई रेस टू माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय ई रेस टू एक्स क्यूब प्लस
ई रेज टू माइनस एक्स क्यूब, ये फंक्शन लिखा प्लस, हाँ पता है ना, वैसे तो ऑड फंक्शन है, ओपनली दिख रहा है, वो अलग बात है, बच्चे लोग को पता ही होगा ऑड फंक्शन है ये। प्लस यहां क्या करते हैं, यही फंक्शन लिखते हैं लेकिन x के जगह माइनस एक्स डाल के, तो ये बोलता है माइनस एक्स का स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स का क्यूब, बेटा जो ई रेज टू माइनस एक्स क्यूब आएगा ये एक्स क्यूब हो जाएगा, करके देखो जीरो आ ही रहा है, 100% जीरो आ रहा है, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर तो सेम ही आ रहा है, डिनोमिनेटर इज सेम एंड न्यूमरेटर ऐड होके जीरो आ रहा है, इसलिए नो नीड टू थिंक टू मच ऑन दिस, ऑड फंक्शन है, आंसर जीरो आ रहा है। Let's look at 19th question. What does it say? If tan theta is 1 by 3, what is cos 2 theta? Come on यार, इससे ज्यादा लॉली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता वो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अभी इसका tan स्क्वायर करोगे तो 1 by 9 आएगा ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 by 9 आएगा, कैलकुलेट करके देखो 8 by 9 अपॉन 10 by 9 आएगा, तो इट इज कमिंग 8 by 9 अपॉन 10 by 9, बाय 9 कैंसल, 8 by 10 कट कटा के आया 4 by 5। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें डेटा क्या क्या दे रहा है, P ऑफ A डैश, P ऑफ B, P ऑफ B बाई A एंड P ऑफ A बाई B पूछा है बेटा, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट फंक्शंस, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। ये जो P ऑफ A बाई B होता है ना, अगर आप इस P ऑफ A बाई B में इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B करो, ये जो A बाई B का डिनोमिनेटर है ना, उसी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो, तो ये हमेशा इक्वल टू रहेगा टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, और इसका डिनोमिनेटर में तुमने A लिखा है तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। आप इसको शॉर्टकट मानो, जो माना है मानो प्रोबेबिलिटी में, दिस इज लाइक दिस। तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B चाहिए, मतलब ये नहीं मालूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ B उसने दिया है 0.8, जिसको हम लिखते हैं 8 बाई 10, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A उसने दी है 0.3, जिसको हम लिखते हैं 3 बाई 10, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, याद रखना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा 0.4, 1 माइनस 0.6, 0.4 को लिखोगे 4 बाई 10, एक 10 गया, 4 और 8 जाके यहां 2 आ गया, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन मार्क है उसमें ये 2 तो नीचे गया ना, ये देख 3 बाई 20 आया, मतलब सेकेंड ऑप्शन ही तुम्हारा राइट आंसर आएगा बाय डिफॉल्ट। कोई बहुत डिफिकल्ट, बहुत इजी था। These were your first 20 questions of 13th October 2020 मॉर्निंग सेशन। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली किसी रिकॉर्डिंग में ले लेंगे, पर ये वाले में एटलीस्ट मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराने का